नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं और ये हदीस मुबारक हर रोज़ रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये की जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, आपको बता दूँ कि फ़िल वक्त मेरे सामने अखबार तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। ये हदीस मुबारक है। तो बहरहाल नाज़रीन, हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हम पर रहम करेंगे और हम दीन और दुनिया में कामयाब व कामरान रहेंगे। जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि वो एक दिन में यानी आज 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा कर रहेगा और उसके बाद सारी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगी। खुद अमेरिका में उन्हें पागल करार दिया जाने लगा, जहनी तवाज़ुन उनका मुतासिर होने की बातें की जाने लगी और यहाँ तक कहा जाने लगा डेमोक्रेट्स ने अपने तमाम यानी कांग्रेस के जो अरकान हैं या सेनेट के जो अरकान हैं, सेनेटर्स हैं, उन्हें वाशिंगटन डीसी तलब कर लिया था, मदऊ किया था और कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, मुतालबा किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का मुआखज़ा किया जाए और चूँकि वो अनफिट हैं ओहदे सदारत के लिए, इसलिए उन्हें ओहदे सदारत से हटा दिया जाए। तो बहरहाल 5 बजे तक सारी दुनिया बेचैन रही, लेकिन 5 बजे से पहले ही पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में आपको बता दूं कि 12 दिनों की आर्जी जंगबंदी हो गई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसराइल के दरमियान। और अब ना इसराइल और ना ही अमेरिका ईरान पर बमबारी करेंगे और ना ही ईरान अमेरिका को के और इसराइल के अमेरिकी मफादात और इसराइल के मुकामात को निशाना बनाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है नाज़रीन कि जहाँ तक इस तबाही और बर्बादी को रोकने का सहरा जाता है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इतना तो ये कार्रवाई नहीं कर सकता और सऊदी अरब की उसे पूरी हिमायत हासिल रही है। और सऊदी अरब ने भी ये क्यों किया है आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप उम्मत मुस्लिमा की अगर बात करते हैं तो उसकी क़यादत के लिए सऊदी अरब और तुर्की दावेदार हैं। ऐसे में तुर्की तो खिलाफत उस्मानिया के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। ऐसे में तुर्की को दूर रखने के लिए सऊदी अरब ने पूरी तरह पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया। और जुमे को इस्लामाबाद में अमरीकी नुमाइंदों और ईरानी नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हो रही है और ईरान ने 10 नुकाती एजेंडा या तजवीज़ भी पेश कर दी है और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें से अक्सर तजावीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल भी कर लिया है, यानी मान लिया है। लेकिन मान लिया है या नहीं मान लिया है, इस बारे में हम सिद्दीक़ साहब से बात करेंगे। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं और हम आपको ये भी बताते हैं कि हालात किस कदर संगीन हो गए थे और तेल की कीमतों में अचानक इजाफा हो गया था। सिर्फ चंद घंटों के अंदर ही तेल की यानी खाम तेल की कीमतें गिरकर 95.24 यानी डॉलर पर बैरल हो गई है। तो आप अंदाज़ा कीजिए एक दिन का हाल ये है। और अगर जैसा कि ईरान ने दावा किया है कि वो हॉर्मुज़ को सेफ पैसेज बना रहा है दूसरों के लिए 12 दिनों तक, तो आप देखिए कि दुनिया किस तरफ एक बड़े बहरान से बच सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। समय इंपॉर्टेंट चीज़ रियाज साहब, समय पे इसको पायदार बनाना चाहिए क्योंकि इसराइल का रिकॉर्ड है, जब भी जो है ना ये माहिदा हुआ है वो माहिदे को तोड़ते हुए हमला करता है, यानी सबोताज करता है। बिल्कुल सबोताज करता है। उसकी ये नफरत, उसकी फितरत में ये दाखिल है, मक्कारी अय्यारी है, बदमाशी है उसकी, कि कभी भी ये लोग जो है ना कोई एग्रीमेंट की कभी भी इन्हें पासदारी नहीं किया है जब भी कोई मुस्लिम, खासतौर पर मुस्लिम कंट्री की बात आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसको जो है ना कंटिन्यू करके जो भी चीज़ें हैं उस पर आगे बात बढ़ा के उसको जो है ना परमानेंट इसको करना चाहिए। ये बहुत अहम है जो है ना। क्यों? क्योंकि आपको तो मालूम है कि ट्रंप के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी वो कर दे सकते हैं, कभी भी कुछ भी धमकी दे सकते हो, तो आप उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने क्लियर कह दिया है अगर कोई ईरान को मदद करता है तो उसके ऊपर, जैसा कि मालूम है वो तो मिस्टर टैरिफ है, 50% टैरिफ वो लगा देंगे। ये उसमें जो है उन्होंने फिर धमकी दी है उन्हें जी। और कोई भी मदद नहीं करना चाहिए ईरान को, और ये जो है ना अदरवाइज़ वो टैरिफ लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के जो सहरा जाता है, इन्हें अरब कंट्रीज़ को साइडलाइन इसलिए किया गया क्योंकि ये अमेरिका के हलीफ हैं जो है ना। इंडिया तो आप छोड़ दीजिए, इंडिया तो इसराइल के साथ है, फादरलैंड, बिल्कुल फादर है इनके जो है ना। तो ये और शुरुआत भी वहीं से हुई थी जाके जो है ना। और अब ये मसला है कि हम विश्वगुरु है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन इंडिया तो बहुत दूर रहा है इससे ही जो है ना। लेकिन पाकिस्तान चूँकि ईरान से उसकी बॉर्डर मिलती है और पाकिस्तान के भी कई लोग जो है ना गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं और पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है गैस और तेल की जो है ना। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान और ख़ासतौर पे हमारे जो मिस्टर टैरिफ हैं
वो जनरल आसिम मुनीर पे बहुत भरोसा करते हैं जो है ना, जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले भी जो है ना उन्होंने जी हाँ, जी हाँ। काफ़ी तारीफ़ की है जो है ना, तो आसिम मुनीर की भरोसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो इसलिए वो एग्री हो गए कि जो है ना चलो 2 हफ्ते के लिए इसको माहे को जो है ना बिल्कुल सीज़ फायर कर देंगे। जी। लेकिन अब इस पर सब पूरे पार्टीज कायम रहना, और यूरेनियम और ट्रम्प का कहना है कि यूरेनियम का जो अफसरदगी है उसको भी जो है ना वो नहीं करेंगे ईरान बोल के इनका बयान है जो है ना। और वहाँ के जो सिक्योरिटी डिफेंस है हेक्सेल, उनका कहना है कि नहीं ये जो है ना ईरान हमारे पैर पड़ रहा था, इसलिए हम जो है ना रहम खा के उसके ऊपर जो है ना हमने ये 2 हफ्ते का सीज़ फायर किया है। तो इस किस्म की उन्होंने जो है ना धमकियामेज़ बातें उन्होंने कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं जो है ना। तो मतलब है कि सारी पार्टीज़ का काम है कि ख़ासतौर पे अमेरिका और उसके हलीफ इसराइल का काम है कि इस पर पाबंदी करें और इसको प्रोलॉन्ग करें, क्योंकि ये सारी दुनिया ये जंग से मुतासिर हो चुकी थी और हो गई है। और बल्कि जो है ना गल्फ़ कंट्रीज़ कई साल पीछे चले गए जो है ना, इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हुए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के, तो उससे बहुत काफ़ी नुकसान पहुँचा है गल्फ़ कंट्रीज़ को जो है ना। इन्हें तकरीबन हमले जो है ना ईरान के हुए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ पे हुए जो है ना, इसराइल पे कम हुए हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ पे ज़्यादा हुए हैं। क्यों? क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ सारे अमेरिका के हलीफ हैं जो है ना। तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी थी रियाज साहब। तो इससे जो है ना बचने के लिए फ़िलहाल टेम्पररी तो सुकून में आ गए, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको बाकी रखा जाए और एक परमानेंट जो है ना मसले हल तलाश किया जाए, ताकि सारी दुनिया चैन से सुकून ले सके और हरमुज से जो है ना सारे जहाज़ जो है ना गुजर सकें, खासतौर पर तेल के बहरान पे काबू पाया जा सके। बिल्कुल, अब देखिए आपने हरमुज से एक जहाज़ भी गुजर चुका है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लेबनान पर इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है, फ़ज़ाई हमले कर रहा है, जिसके जवाब में ईरान ने इंतबा दिया है कि अगर इसराइल लेबनान को मुसलसल निशाना बनाता है तो वो इसराइल पर बमबारी करेगा और तल अवीव को, हैफा को निशाना बनाएगा। ईरान ने वार्निंग दे दी है, जबकि इसराइल का कहना है कि ये जो 12 रोज़ा आर्जी जंगबंदी भी है उसमें लेबनान शामिल नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। हालांकि उसके कंडीशन में ईरान किए थे कि लेबनान पे हमला नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये उन्होंने कहा था क्लियरली। लेकिन उसकी मक्कारी अय्यारी तो मालूम है इसराइल की जो है ना, वो कभी भी अपनी बात पे कायम नहीं रहता है जो है ना। तो ये होने के बाद भी जो है ना वो इसराइल पे, वो लेबनान पे बमबारी कर रहा है जो है ना, बताइए। तो भरोसा नहीं कर सकते उसके ऊपर जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तो बहुत आगे निकल गया है सालिसी करते हुए, और अब अगर ये 12 रोज़ा जो आर्जी जंग बंदी है, अगर ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जो जंग है वो आर्जी तौर पर जंग बंदी हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि नोबल इनाम भी मिल सकता है आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को मुश्तरका तौर पर। हालाँकि वो उसके काबिल नहीं है। ख़ुद हमारे वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान एक दलाल है, और अब जो हमारे जयराम रमेश है कांग्रेस के लीडर, उन्होंने कहा कि तुमने पाकिस्तान को दलाल कहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका ख़त फ़िल वक्त बहुत बढ़ गया है इंटरनेशनल लेवल पर, और हमारा ख़त घट गया है, हमारी शबी मुतासिर हुई है, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल तौर पर नाकाम होकर रह गई है। बिल्कुल फेलियर है कम्प्लीटली जो है ना। यानी जिस वक्त इन्होंने जाके गले लगाया, दौरा किया था, उसके बाद जंग शुरू हुई, फिर उसके बाद जो है ना कत्ल होता है, खामनेई का जो है ना शहीद होते हैं, उनके बारे में इन्हों खामोश थे, कुछ बोले नहीं। यानी पूरा वन साइडेड क्लियरली जो है ना ये लोग इसराइल के साथ रहा ही नहीं, हिंदुस्तान जो है ना। तो इनका कोई रोल हो ही नहीं सकता वहाँ पे मिडल ईस्ट में, किसी किस्म का कोई रोल नहीं निभा सकते, फादरलैंड बोले बात से हो ही नहीं सकता। इनका कोई मुकाम है ना, तो अमेरिका इनको लाइक करता है, सिर्फ इसराइल जो है ना कहते हैं कि हमारा दोस्त है, फादरलैंड है हमारी। तो ऐसी सूरत में जो है ना बिल्कुल कंप्लीट फेलियर पॉलिसी रही है। अब से नहीं, कब से जंग शुरू हुई, इससे पहले से भी हिंदुस्तान का जो रहा है हमेशा मुश्तबा रहा है, और कभी भी जो है ना खुल के सामने नहीं आया, स्पेशली ईरान और गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में। और आप देखेंगे कि ईरान के मामले में जब अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि सिर्फ एक बटन दबना है और फिर ईरान और पूरी एक तहज़ीब यानी तहस नहस होकर रह जाएगी, निस्त नाबूद होकर रह जाएगी, और आज ये होगा, यानी 5 बजे सुबह ये होने वाला था। लेकिन आपने देखा कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और आपने देखा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुँह नहीं खुला, जबकि आप देखेंगे कि सारी दुनिया ने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन है, ये पागलपन कर रहा है और दुनिया को इस पागल से बचाया जाए, ये कहा जाने लगा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि AEIA के जो साबिक़ सरबराह हैं मोहम्मद अल बरदाई, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस पागलपन को रोको वरना दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और वो कहता है कि मैं आज सुबह 5 बजे तक ईरान की एक तहजीब को तबाह करके रख दूंगा, दोबारा वो तहजीब मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी, उसका नाम और निशान मिट जाएगा। इस तरह की बातें कर रहा था। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म का फ़र्ज़ बनता, क्योंकि आप देखेंगे कि तेल के मामले में तो आप ईरान से रब्त पैदा करते हैं, और रहबर आला ईरान के जो हैं अली ख़ामेनेई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शहादत के बाद हिंदुस्तान ने ताज़ियत का इज़हार नहीं किया,
6 दिन लिए, और वो भी मुख्तार अब्बास नकवी जो साबिक हो चुके हैं, अब लाहिका खत्म हो चुका है, उनके जरिए ताज़ियत का इजहार किया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने कोई 1-2 लफ्ज भी नहीं कहे, बिल्कुल नहीं किए जो है ना, और अब भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अंदाजा कीजिए। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह की बातें करना कि आप किसी तहजीब को मुकम्मल तौर पर मिटा देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये नाकाबिल कबूल है जदीद दुनिया में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और आप फिर किस मुंह से फिर तेल खरीदते हैं पैर पड़ के? ईरान तो ईरानियों को भी तो ये सोचना चाहिए ना, एहसानमंद होना चाहिए कि उसने आपको तेल दिया, आपके कश्तियों को गुजरने दिया, उसके बावजूद भी आप एहसानमंद नहीं है जो है ना, एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं आप, एक चीज नहीं बोल रहे हैं खोल के। अरे बच्चियां मर गए भाई, 160 181 तालिबान वो असातिज़ा शहीद हो गए पहले हमले में अमेरिका और इसराइल के, और उनको जवाबदाह होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, ये जो है ना वार क्राइम्स में आती चीजें जो है ना। और जहां तक ये जो धमकी का मामला है रियाज साहब, ये देखिए, ये जो है ना जो ट्रंप है ये फंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, इसको रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इन्हें ख्वाबो ख्याल की दुनिया में उन्हें उसी हिसाब से उन्हें जो है ना इस किस्म के बयान दे रहा है। वरना अगर सेन पर्सन होता, कोई एक हेल्दी आदमी रहता, उन्हें इस किस्म की बातें नहीं करता, इंसान की बजाय सेन पर्सन, बिल्कुल जो है ना कुछ भी इन्हें कोई सेंस ही नहीं है। अरे तहजीबें जो बनती हैं, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, कई हजारों साल लगते हैं बनने के लिए। अरे हिंदुस्तान की तहजीब कितनी खदीम है, तो ईरानी तहजीब कितनी खदीम है। ईरान कभी सुपर पावर रह चुका है, एक जमाने में जो है ना रोमन एम्पायर के साथ होता था। कैसी बातें कराई जो है ना तहजीब मिटाने की, क्या तहजीब क्या एक सेकंड में, चंद मिनटों में खत्म हो जाती है। तो मतलब ये कि देखिए जहनी हालत वो, अरे ये तहजीब है मेरे भाई, जेफरी एप्स्टीन जो दलाल है वो नहीं है ये। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, वो नहीं है जो है ना, जेके कर देंगे ले जाके जेल में उसको मार देंगे, गला तोड़ देंगे, उसका गला मत देंगे, उसको कत्ल कर देंगे। ये तहजीब है, तहजीब जेफरी एप्स्टीन नहीं है, दलाल की तरह नहीं है ये। जी हाँ, और बेशर्मी की इंतहा है कि रिपब्लिकन्स की, इसको हटा के इम्पीच करके दूसरे को लाते हैं लोग। आज अभी भी कोई जन एक लफ्ज नहीं करें सिवाय डेमोक्रेट्स के, कोई तैयार नहीं है इसको हटाने के लिए, अभी भी बात नहीं करेंगे। इंपीचमेंट करके उसको फौरन जो है ना हटा देना चाहिए। देखिए वहाँ पर अमेंडमेंट 25 होता है, अमेंडमेंट 25 तरमीम जो है 25वीं तरमीम, उसकी दफ़ा है 4, उसे इस्तेमाल करते हुए अगर कोई अनफिट होता है, जिस तरह आप देखेंगे कि दूल्हा अगर अनफिट होता है तो अलहदगी इख्तियार कर ली जाती है, उसे निकाह से खारिज कर दिया जाता है, उससे खुला ले ली जाती है, उससे तलाक ले ली जाती है, यानी शादी तोड़ दी जाती है। तो इसी तरह ये जो 25वीं तरमीम है उसकी दफ़ा 4 है, उसके तहत एक अनफिट, गैर मौजू, नाअहल और पागल, जुनूनी, इंतहा पसंद रौडी शीटर, इंटरनेशनल रौडी शीटर अगर कोई बनने की कोशिश करता है तो ऐसे सदर को हटा दिया जा सकता है बड़ी बेइज्जती के साथ। जी हाँ, और मैं इसका साथ है, ज़योनिस्ट है, चंद पैसे वाले लोग हैं, वो वहाँ के जो कांग्रेस मेंबर्स हैं उसके साथ है, उसके भर्रे पे जो है ना ये उचक रहा है। अदरवाइज जो है ना इसकी हिम्मत नहीं है कि इस किस्म की बातें करे, बेहुदा किस्म की। नहीं ये बेचारे को, ये देखिए अब एक पागल बेवकूफ़ अगर कोई होता है तो उसे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसराइल ऐसा लगता है कि इसे डरा रहा है, इसके बेवकूफ़ बना रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज अमेरिका का आलमी सतह पर मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत गिर गया है मुकाम, वहाँ की खुद पब्लिक जो है ना मजाक उड़ा रही जो है ना, कितने बड़े बड़े वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, कोई बता रहा, कोई मीडिया नहीं दो किंग के जैसे कितने हो रहे हैं बताइए। गोदी मीडिया की तरह चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। खामोश बैठे हुए हैं, और गोदी मीडिया देखिए यहाँ पे कोई न्यूज नहीं है, एक आवाज नहीं है गोदी मीडिया की, एक आवाज नहीं निकल रही मुंह से, एक आवाज। अब अंदाजा लगाइए, मैं देखा हूँ पूरे चैनल्स में कुछ भी नहीं है, छोटी सी जो है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई बस सो गए हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में बहुत बड़ा सानिया हो गया। किस बात का सो गए? क्या हमने इंसानियत का साथ नहीं दिया, इस बात का सो गए? बिल्कुल, इनका काम था कि बराबर जो है ना ये लोग भी उठते, खैर मकदम करते, बोलते कि बहुत अच्छी बात है। अरे खैर मकदम नहीं करते, ये तो पहले तो उसे मजम्मत करनी चाहिए थे, जिस तरह राहुल गांधी ने मजम्मत की, हिम्मत दिखाई, इसको कहते हैं जुर्रत। पॉलिटिकल जो एम्बिशंस के लिए जो जुर्रत होनी चाहिए वो राहुल गांधी ने दिखाई है। बिल्कुल, खाली एक वज़ारत खारजा का एक छोटा नुमाइंदा जो होता है ना, बस एक बयान दे देता है, छोटा एक दो रटा जुमला, वो रटा जमा के उससे हट के गवर्नमेंट के जो मेन ऑफिशियल है उनके तरफ से कोई बयान नहीं आता है। आज भी ऐसा दिखता है सदमा तारी है इनके ऊपर, ये जो हुआ है सीज फायर। हालांकि खुश होना चाहिए था इनको, जो है ना, तुम्हारे को तेल मिल रहा है, अभी क्या चाहिए, गैस मिल रही है, तुम्हारे हालात देखो मुल्क के जो हो चुके हैं 2 हफ्ते के। खाली आप शहर के गैस स्टेशनों पर जाकर देखिए, ऑटो की 2-2 मीटर 3-3 किलोमीटर कतारें अभी भी हैं, अभी भी लगी हुई हैं। उस पर तो तुमको खुश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि गम में मुब्तला हो ये लोग जो है ना। अरे गम में मुब्तला क्यों नहीं होंगे? आप देखिए तमाम अरब ममालिक के हायर जो यानी सिविलियन एजाज़ात होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दामन में हैं, वो गोद में लिए फिरते हैं, गले में डाले फिरते हैं। हालिया अरसे के दौरान फादरलैंड में भी आपको बता दूं कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसकी जानिब से अवार्ड दिया गया है। ये तमाम अवार्ड लेता है ये शख्स, लेकिन करता कुछ भी नहीं। तो ये अवार्ड लेने का मकसद क्या है? कुछ भी नहीं है, बस खाली जो है ना बताने के लिए जाके गले मिलते हैं खाली जो है ना। लेकिन आप एहसानमंद होना चाहिए जी जी जो है ना,
अब देखिए, अब ईरान के जो जेस्चर है उसका जो है ना, जो काइंड जेस्चर है, आपको उसके बावजूद भी, हालांकि आप कुछ नहीं मजम्मत नहीं करे, कुछ नहीं करे, उसके बावजूद भी आपके कश्तियों को रिलीज कर देता है हरमुज से, कि देखिए आप कितने कैसा लेकिन एक बात तो है, देखिए जयराम रमेश ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुलिया तौर पर नाकाम रही है। उसका क्रेडिट, उसका सहरा जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर बांधा जाना चाहिए। और वैसे भी आपको बता दूं कि गोदी मीडिया अगर आज हिंदुस्तान सालिसी करता, आज हिंदुस्तान इसराइल से दूर होता, तो यकीन मानिए कि इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा बन जाता। बिल्कुल, अगर दूर रहता तो बराबर मजलूमों की मदद की है, बिल्कुल जो है ना, और जाके अगर ये दूर रहता ना, ये भी जाके पार्टिसिपेट होता था, ये जो माहिदा, अमन माहिदा में ये भी हिस्सा ले सकता था। अजी इस्लामाबाद अखाड़ की बजाय उसे नई दिल्ली अखाड़, न्यू दिल्ली अखाड़ कहा जा सकता था। लेकिन क्या मुंह से जाएगा ये शख्स, क्योंकि ये तो इसराइल के साथ ठहरता है जाके हमेशा जो है ना। तो ये जो है ना खुल्लम खुल्ला जो है ना प्रो इसराइल पॉलिसी होने की वजह से हमारा पूरा जो है ना बदनाम होगी हमारी खारिजा पॉलिसी दुनिया में। बहरहाल नाज़रीन, आपकी एक और खबर के लिए हैदराबाद ले जाएंगे। हैदराबाद फरकंद बुनियाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया है, शर्मनाक वाक़या पेश आया है, और वो वाक़या ये है कि बेगमपेट हैदराबाद का एक मशहूर इलाका है, फैशनेबल इलाका है, बहुत मसरूफ़ तरीन इलाका है। वहाँ पर पायलट ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट है जहाँ एक फ़ीमेल पायलट ट्रेनी का रेप किया गया है, और कहा यह जा रहा है कि एक स्टाफ मेंबर ने एक घिनौनी हरकत की है, उसे पटाया, उसके बाद जो करना था वो कर दिया। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि विक्टिम ने बेगमपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और कहा कि मुलजिम ने उसके तस्वीर ली हैं, उसके वीडियोस भी मुलजिम के पास है, और वो उन वीडियोस और तस्वीर को लेकर लीक करने की धमकी दे रहा है। और तो इसका मतलब यह है कि ताल्लुकात इनके दरमियान बाहमी रजाबंदी से हो गए थे। तो बहरहाल वो फिर बाद में खातून ने रेप का इल्ज़ाम आयद किया। तो बहरहाल अब आपको बता दूँ कि मुलजिम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की दफ़ा 63 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि इस तरह के जो हालात होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि उस मुलजिम के ये ब्लैकमेल इसलिए कर रहा था कि वो उस फीमेल पायलट ट्रेनी पर ये दबाव डाल रहा है इस बात के लिए कि वो उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करे। जी हाँ, बहुत बुरी बात है ये। और आमतौर पर जो है ना पायलट जो होते हैं, ये प्रोफेशन ऐसा होता है, ये चीज़ें इस पर नहीं होना चाहिए ऐसे जो है ना। लेकिन आप फोटोज आपके वहाँ उसके पास है, वीडियोस आपके उसके पास है, तो कैसे गए आप? कुछ गए होंगे, करीब गए होंगे, कुछ हुआ तो धुआं उठा होगा ना। बिल्कुल अपनी मर्जी से जो है ना ये हुआ है सब कुछ, लिहाजा इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं जी जी। और जब बात नहीं बनी तो वो जो है ना इल्ज़ाम लगाती हैं कि जो है ना रेप का इल्ज़ाम लगा के पुलिस में कंप्लेंट करती हैं। तो शुरुआत ना दोनों तरफ से जो है ना ये होती है कार्रवाई, जो है ना एक तरफा नहीं है ये। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 9 अप्रैल को पहला मरहला मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात का है, और वहाँ पर बहुत ही शर्म की बात है, मैं समझता हूँ कि शर्मनाक बात यह है कि 91,000 से ज़ायद रायदहनों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं फहरिस्त रायदहनगान से, यानी SIR के ज़रिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि संजय रावत जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के एक MP हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए, TMC को शिकस्त देने के लिए BJP ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका इस्तेमाल कर रही है, और BJP आप अंदाज़ा कीजिए कि इस्तेमाल करो और फेंकों की तरह इस्तेमाल करके फेंक देती है। जिस तरह आप देखेंगे कि लोग माने हमल अद्वियात को फेंक देते हैं या कंडोम को फेंक देते हैं, तो इसी तरह ज्ञानेश कुमार का भी हाल हो रहा है। नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है, इसलिए कि एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपको बता दूं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 193 जो अरकान असेंबली पार्लियामेंट है, जिनमें राज्यसभा के एक, लोकसभा के, उन लोगों ने दस्तखत किए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, लेकिन स्पीकर इस पार्लियामेंट लोकसभा यानी ओम बिरला और सदरनशीन राज्यसभा ने उस मोशन को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। अब आपको बता दूं कि 91,000 अगर ये 91 लाख अगर वोट, हज़ार नहीं बल्कि लाख बता रहा हूँ मैं, 91 लाख वोटरों के रायदहनों के नाम हज़फ कर दिए जाते हैं, तो 1 करोड़ के करीब आपको रायदहनों के नाम हज़फ किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डेरिक ओब्रायन जो है जो TMC लीडर, उन्होंने कहा है। और आज 8वीं मरतबा TMC के डेलीगेशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, और ज्ञानेश कुमार ने गेट लॉस्ट कहा, यहाँ से निकल जाओ कहा उन्हें, और बदतमीजी से पेश आए। जी हाँ, बहुत ही बेहुदा शख्स है देखा जाए तो रियाज साहब ये, और ये जो है ना हुकूमत के इशारों पे बिल्कुल काम कर रहा है। और ये इम्पीचमेंट क्या करता बताइए, इसको इम्पीचमेंट यानी अगर अखलाकी उसमें जरूरत होती वो रिज़ाइन खुद कर देता, लेकिन उसको मालूम है ये जो है ना हुकूमत के इशारों पर चल रहा है जो है ना। और अब बताइए स्पीकर ओम बिरला जो है वो कौन से धुले में हैं, उनके खिलाफ भी तो इम्पीचमेंट के जो है ना उनके नाकाम होगी जो है ना।
तो ऐसे शख्स क्या मदद करेंगे? लोग भी सब इन्वॉल्व हैं सारी चीज़ों में, सारी चीज़ें में सबके सब इन्वॉल्व हैं पूरे। बेचारे कितनी कोशिश की, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई, खुद जाके अपना पेश करी हर चीज़, उसके बावजूद भी कुछ भी मसला हल नहीं हुआ। अंदा लगाई है कि कितनी जो है ना इनकी इम्पोर्टेंट लॉबी है बीजेपी की, कि कहीं भी जो है ना कोशिश दाल गलने नहीं करी जो है ना इसकी ममता बनर्जी की। पूरी कोशिश करती, शुरू से लड़ती गई, लड़ते आवाम के लिए, बेचारी जेल जाने तैयार होगी, हर चीज़ बोलती, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट ना कोई किसी हरकत से। और वो शख्स जो है ना बिल्कुल ऐसा बिल्कुल इन्हें इस तरीके से पेश आ रहा कि जैसा मुजरिमीन से पेश आता ना वैसा पेश आ रहा हो। ज्ञानेश कुमार जो है ना, देखिए आप, बहुत अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ज्ञानेश कुमार का सवाल है, और ख़ुद उतर आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मरतबा पावर प्रेजेंटेशन के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साबित करने की कोशिश की कि ज्ञानेश कुमार और दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, या 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो बीजेपी के साजबाज के ज़रिए अपोजिशन के ज़रिए इक़्तिदार रियासतों में उन्हें नाकामी से 2 चार कर रहा है। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि दाल में कुछ काला है, और ज्ञानेश कुमार हो सकता है कि जब वो यानी इस्तीफा दे देंगे या फिर मुस्तफ़ी हो जाएंगे, उसके बाद उनके खिलाफ अगर यूपी की हुकूमत आती है तो तहक़ीक़ात होगी और फिर वो जेल ज़रूर जाएंगे, इस तरह के अंदाजे लगते हैं। लेकिन बीजेपी की दावा है कि हम आइंदा 50 बरसों तक इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप देखेंगे कि इंसान जो सोचता है वो होता नहीं, जो होता है वो सोचता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि उसकी बेशरम की मिसाल है, आसाम का सीएम जो है ना, जी हाँ, कांग्रेस का लीडर था, कांग्रेस लीडर था, कितना जलील तरीन होके भी जो है ना रोड पे फिर रहा है, जो ना बताइए। जी जी जी। और राहुल गांधी क्लियर कहा है, जिस रोज यहाँ पे तेरी हुकूमत गई तो जेल के अंदर होगा, क्लियर कहा राहुल गांधी। जी जी जी। इतना करप्ट इंसान है वो अपने करप्शन को छुपाने के लिए अपनी और अपनी फैमिली के, बीवी के, मुसलमानों को निशाना बनाते रहता हमेशा। जी जी जी। और मुसलमानों का इस कदर दुश्मन है, पता नहीं मुसलमानों ने उसके साथ क्या क्या किया, उसके ख़ानदान के साथ क्या क्या, पता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और कभी कभी तो मुझे शक होने लगता है कि ये क्यों ऐसा करता है। जी हाँ, और कहा जाता है कि उसका बेटा भी वो अडॉप्टेड सन है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, जो है ना उसका अपना, मतलब खुद का नहीं है, अडॉप्टेड सन है उसका। उसके ऊपर भी इल्जामात लगे हुए हैं कि वो भी मुलविस है करप्शन में। जी जी जी। तो ऐसा जो है ना मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते रहता है, बंगाली मुसलमान मुसलमान कहता है उसकी। अरे जो उठता है मुसलमान, बैठता है मुसलमान, लेटता है मुसलमान, सोता है मुसलमान, यानी मुसलमान उसके रगों पे पर यानी छाए हुए हैं, उनके रगों में खून नहीं बल्कि मुसलमान फिरते हैं, ऐसा लगता है। मियाँ बस खाली मियाँ मियाँ, बस मियाँ भाई, मियाँ मियाँ मियाँ, रात दिन मियाँ करते रहता है। जी जी, वजीफा पड़ता है मियाँ का। बताइए कैसा चीफ मिनिस्टर है। अरे अश्लोक पढ़ मेरे भाई, कोई अश्लोक पढ़ ले, अच्छा रहेगा। मियाँ मियाँ पढ़ने के बजाय अश्लोक पढ़ ले, बिल्कुल, उससे तो उसको जो है ना मिल जाएगी, उसको निजात मिल जाएगी। बिल्कुल। जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, तो खबर रही SIR के बारे में, और आपने देखा कि 91 लाख लोगों के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ कर दिए गए हैं, जबकि आप खुद हैदराबाद में देखेंगे, तेलंगाना में देखेंगे 21 अप्रैल से SIR का आगाज़ किया जाने वाला था, लेकिन बाद में तेलंगाना आपने देखा कि मगरबी बंगाल हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो, या फिर मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी के असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मिशनरी मसरूफ़ होने के बायस ये SIR का जो अमल था तेलंगाना में शुरू होने वाला था, 1 अप्रैल से उसे मुलतवी किया गया। अब ये मई में यानी नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है। ऐसे में न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने सियासत फाउंडेशन के ज़रिए यहाँ पर रोज़नामा सियासत में हेल्प डेस्क कायम किया और आवाम की रहनुमाई भी की जा रही है, और रोज़ यानी यूमिया 300 तक 500 अफराद की काउंसलिंग की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि आपको SIR में फैमिली मैपिंग के लिए क्या करना चाहिए, SIR में आपको किस तरह यानी अपने नामों का इंदराज अमल में लाया जाना चाहिए, ये सब किस्म की रहनुमाई की जा रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक तो ये एक अहम खबर रही है, और अहम बात यह है कि आप भी इस्तेफ़ादा कीजिए अपने जो महलों में, मसाजिद के करीब या फिर आप स्कूल्स के करीब जो हैं वहाँ पर BLOs आते हैं, तो उनसे इस्तेफ़ादा कीजिए। BLOs भी हैं, BLAs भी हैं, यानी बूथ लेवल एजेंट मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से तैनात किए गए हैं। तो बहरहाल अगर आपका नाम 2002 की फहरिस्त में मौजूद है, आपका नाम अगर नहीं है तो आपके वालिदैन का नाम होगा, अगर वो भी नहीं है तो आपके दादा दादी, अगर दादा दादी का नाम भी ना हो तो नाना नानी का नाम होगा, तो नाना नानी का भी नाम नहीं है, लेकिन आपके पास SSC सर्टिफिकेट है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास वोटर ID है, तो फिर डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नाम शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, जो है ना बेहतरीन है, और बहुत अच्छा दिख रहा है कि काफ़ी जो है ना पब्लिक में जो है ना अवेयरनेस आया, मोबिलाइजेशन हुआ है, और पब्लिक हरकत में है,
और इससे फ़ायदा ज़रूर जो है ना मिलेगा आम आवाम को, जो है ना जो परेशान हाल है उनको ज़रूर गाइडेंस मिलेगा जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, आपको फिर मगरबी बंगाल लिए चलते हैं। और जो संजय रावत की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की शेरनी है ममता बनर्जी, और वो शेरनी से मुकाबला करने जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के लोग, यानी अमित शाह और मोदी। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन हो या फिर मोदी हो या अमित शाह हो, ये नाइंसाफ़ी के बगैर और बदनामी के बगैर वहाँ इंतखाबात नहीं जीत सकते। उन्होंने ये बात कही है। तो इसका मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि जो ज्ञानेश कुमार है उन्हें इस्तेमाल कर रही है बीजेपी ममता बनर्जी की पार्टी को शिकस्त देने के लिए। लेकिन बिहार की आवाम बहुत होशियार है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर साजबाज हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के दरमियान। बिल्कुल जो है ना आवाम फैसला करेगी। और शेरनी कहा है उन्होंने, बिल्कुल शेरनी कहा है, आवाम फैसला करेगी। आवाम को मालूम है कि किस तरह निकाल के फेंकना बीजेपी को, उनको मालूम है वहाँ पे कितने हथकंडे आप इस्तेमाल करो। लेकिन आवाम जो है ना मालूम है कि हकीकी जो है ना कौन चाहने वाले हैं, इन्हें रियासत के लिए कौन काम कर रही है, कौन चाहती है, उनको आवाम को मालूम है। इनकी चाहे कितनी साजिशें हो वो नाकाम होने वाली है रियासत। आप देख लीजिए जाना वहाँ पे मगरबी बंगाल में। नाज़रीन, आपको बता दूं कि राना अय्यूब के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पसीना निकालने वाली राना अय्यूब यानी ऐसी सहाफ़ी हैं जो अपनी हक़ गोई बेबाकी के लिए शोहरत रखती हैं। लेकिन 2013 और 2017 के दरमियान उनके जो ट्वीट्स हैं उसे बुनियाद बनाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने राना अय्यूब के 2013 और 2017 के दरमियान जो ट्वीट्स है उसके बारे में कहा है कि ये हिंदू देवी देवताओं और RSS के जो सावरकर हैं उनके बारे में इंतहाई एहानत आमेज़ है, और ये इंतहाई फ़िरका वाराना नोयत के है, तज़हीर और एहानत आमेज़ है। और इस सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राना अय्यूब को फटकार लगाई है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना मतलब है कि अब इंसाफ की तौक़्क़ो नहीं रख सकते रियासत साहब, अदालतों से भी नहीं रख सकते जाना, क्योंकि अदालतें भी जो है ना साजबाज करी हुई हैं। इन्हें कई ऐसे फैसले हुए हैं जो बीजेपी के हक़ में जा रहे हैं जाना। तो ये लोग ये बताइए कि कौन से सहाफ़ी छोड़े लोग, बताइए जाना। कई सहाफ़ियों को अंदर डाल दिए लोग जाना, ले आके जाना। नहीं, देखिए जैसे कि श्री रामचंद्र जी है, श्री सीता जी हैं, सीता जी के अलावा रावण है, रावण के अलावा आप देखेंगे कि सावरकर है, सावरकर के साथ साथ यहाँ की जो तहजीब है, ख़ासतौर पर इंडियन आर्मी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ट्वीट्स के ज़रिए उनकी तौहीन की है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना ये सब ये बहाने हैं, बहाने हैं, कुछ भी नहीं है, गलत इल्ज़ामात है ये। अब वो ला के फंसा देंगे, फिर बाद में चलेगा कि फ़िलहाल उनको अंदर डाल देंगे, फिर वो बाद में जो है ना काफ़ी दिनों तक वो चलता रहेगा, फिर बाद में उनको रिहा किया जाएगा। यानी हाईली यानी फैब्रिकेटेड है, इन्फ्लेमेटरी है, और बहुत ही ख़तरनाक है। इस तरह की बात की है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।